यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस का बहुत बड़ा अटैक हुआ है। 20 से ज्यादा मिसाइलों से कीव पर हमला कर दिया गया। रूस ने सैन्य ठिकानों को बनाया है निशाना। ये देखिए आप तस्वीरें, जरा हाहाकारी तस्वीरें सामने आई हैं आज। हथियार डिपो भी रूसी मिसाइलों की जद में नजर आ रहा है। मॉस्को पर हमले का कीव से लिया गया है खौफनाक बदला। Я это тоже снял. और इस बीच एक और बड़ी खबर, कीव के ब्रोवरी इलाके में रिहायशी इमारत पर हमला हुआ है। 9 मंजिला इमारत में जोरदार धमाका हुआ। बैलिस्टिक मिसाइल से प्रहार किया गया। कई लोगों के हताहत होने की आशंका है। ये देखिए आप। और कीव पर जो बारूदी प्रहार हुए हैं उसके एक एक करके वीडियोस अब सामने आ रहे हैं। रूस ने यूक्रेन की राजधानी पर मिसाइलें भी दागी हैं। मिसाइल अटैक के बाद जोरदार धमाका हुआ है। ये देखिए आप, कीव की एक और नई ताजा तस्वीर आपके सामने है। किस तरह से रूस ने यूक्रेन की राजधानी को दहला कर रख दिया है। एक के बाद एक नई तस्वीरें जो सामने आ रही हैं वो बयां कर रही हैं कि यूक्रेन में कितनी तबाही हुई है, कीव का कितना बुरा हाल है इन धमाकों के बाद, इन हमलों के बाद। इधर कीव पर लगातार हमले जारी हैं। रूस ने मॉस्को हमले का बदला लिया है। कीव में अहम ठिकानों को टारगेट पर लिया गया। रिहायशी इलाके में भी गिरी है मिसाइल। ये देखिए आप। और कई इलाकों में सुनाई दिए हैं तेज धमाके। धरती हिल गई। कई इलाकों में यूक्रेनी एयर डिफेंस सिस्टम फेल साबित हुआ। कई जिलों में रात भर एयर रेड अलर्ट सायरन बजते रहे। औद्योगिक परिसरों को भी नुकसान हुआ है। जो कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस हैं उनको भी नुकसान की खबर है। रिहायशी इलाकों में भी जोरदार बमबारी की गई है। तस्वीरें देखकर साफ ये पता चल रहा है कि भारी संख्या में लोगों की जान भी गई होगी। ये देखिए, एक के बाद एक जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बता रही हैं कि कीव को कैसे तबाह करने की ठान ली है। मानो रूस ने बड़े हमलों को अंजाम दिया गया। रूसी मिसाइल गिरने का वीडियो। रूसी मिसाइल गिरने से जोरदार धमाका हुआ। कीव के आसमान में दिखाई दी है कई मिसाइल। रूस ने पूरी रात कीव पर प्रहार किया। ये देखिए आप। और देखिए, खबर यह भी आ रही है कि एक से बढ़कर एक घातक मिसाइलों का इस्तेमाल हुआ है। कीव पर कैलिबर मिसाइल से भी हमला हुआ है। रूस ने 6 कैलिबर मिसाइलों का इस्तेमाल किया है ताजा हमलों को अंजाम देने के लिए। KH-101 मिसाइल से भी प्रहार किया गया है। 20 से ज्यादा मिसाइलों से बड़े हमलों को कीव में अंजाम दिया गया। इधर रूस के हमलों के बाद कीव में भारी तबाही नजर आ रही है। रिहायशी इमारत पर रूसी मिसाइल गिरी है। रूस के हमले के बाद इमारत में लग गई आग। ये देखिए आप। पूरी रात चला है राहत बचाव का काम। तो लगातार बड़े हमलों की ताजा तस्वीरें TV9 भारतवर्ष आपको दिखा रहा है। पुतिन का मिशन पूरी रात कीव दहन। जी हां, लगता तो ऐसा ही है। कितने हमले हुए, कितनी जगहों पर हमले हुए, उसकी पूरी डिटेल आपके सामने है। 20 मिनट में 20 से ज्यादा मिसाइलों से अटैक किए गए। करीब 12 जगहों पर, कीव की 12 जगहों पर बड़े अटैक्स को अंजाम दिया गया है। किन मिसाइलों से प्रहार किया गया है वो भी आपको बता रहे हैं और टारगेट क्या रहा वो भी बताते हैं। रिहायशी इमारतों पर अटैक किया गया स्कैंडर M और KN-23 मिसाइल से, जो कि नॉर्थ कोरियाई मिसाइल है, उसका इस्तेमाल किया गया है इन बड़े हमलों को अंजाम देने में। बिल्कुल। और जो सैन्य ठिकाने हैं वहां पर हमला किया गया। यहां पर जिरकॉन कैलिबर मिसाइल से प्रहार किया गया और कितना नुकसान हुआ है ये हमने आपको दिखाया। तो कौन कौन से टारगेट रहे हैं
पुतिन के मिशन में कैसे पूरी रात कीव दहन किया गया, कीव पर हमला किया गया। इसके अलावा जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है, ऊर्जा ठिकाने, वहां पर बेहद ही शक्तिशाली मिसाइल KH-101 का इस्तेमाल किया गया और हमले को अंजाम दिया गया। जी हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं, लेकिन मनीष सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा। अक्सर रूस यूक्रेन जंग के मद्देनजर हम और आप जब बात करते हैं तो जिक्र करते हैं कि रूस की तरफ से एक रियायत दी जा रही है यूक्रेन को। क्या मॉस्को पर बड़े हमलों को बार बार अंजाम देकर यूक्रेन ने वो रेड लाइन क्रॉस कर दिए और ये जो रियायत का दायरा था इसे अब पुतिन खत्म करते हुए नजर आ रहे हैं? नतीजा कीव में हुए ये बड़े हमले। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि देर रात में जो हमले किए गए वो बहुत ही विध्वंसक थे, लेकिन अगर आप यूक्रेन के ही फिगर को देखें तो यूक्रेन का कहना यह है कि इन हमलों की वजह से 6 लोग मारे गए हैं और 33 लोग घायल हुए हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो रशियन रक्षा मंत्रालय की तरफ से यही कहा जाता है कि उनकी कोशिश होती है कि स्ट्राइक बहुत प्रिसाइज हो और ऐसे स्ट्राइक हो जहां पर कि मास कैजुअलिटी ना हो। तो उस संदर्भ में इसे आप देख सकते हैं रियायत को लेकर। लेकिन हाँ, दरअसल क्रेमलिन इस वक्त देख रहा है कि मौका बहुत ही खास है, अभी दस्तूर भी है इस मायने में कि अचानक से ही कीव में इलेक्शन कराने की डिमांड काफी बढ़ गई है, जेलेंस्की पर काफी दबाव हुआ है। दूसरी बात है कि एक और करप्शन का मामला सामने आया है जिसमें जेलेंस्की को अपने डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ को बर्खास्त करना पड़ा। तो इस वक्त पॉलिटिकली जेलेंस्की काफी अस्थिर हो गए हैं। तो ठीक उसी का फायदा लेते हुए और अधिक दबाव बनाने के लिए क्रेमलिन ने ये स्ट्रेटेजी बनाई है और जाहिर है कि मॉस्को और दूसरे इलाकों में जो यूक्रेन के ड्रोन हमले हैं उसका तो ये जवाब है ही। लेकिन अभी इस मौके पर वो कहते हैं ना कि तवा गर्म है, हथौड़े से चोट करने की जरूरत है। तो रशियन स्ट्राइक को रशिया इसी रूप में देख रहा है। बिल्कुल। और देखिए, इस बीच एक और बड़ी खबर का हम रुख करें मनीष। रूसी सेना के काफिले पर हमला हुआ है। रूसी आर्टिलरी ब्रिगेड पर ड्रोन से हमला किया गया। 122 mm ग्रैड रॉकेट से यूक्रेनी फौज का यह हमला। तस्वीर आप देखिए, तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। और रूस के सब स्टेशन में भीषण आग की खबर है। चेबोक्सरी इलाके में आग लग गई है। ड्रोन अटैक के बाद आग की आशंका जताई गई है। रूस के सब स्टेशन में भीषण आग की ये तस्वीरें आप देखिए जरा। कहीं ना कहीं यूक्रेन के हमलों से जोड़कर इसे भी देखा जा रहा है। हालांकि अभी तक कोई क्लैरिफिकेशन रूस की तरफ से नहीं आया है कि आग लगने की क्या वजह है, लेकिन आशंका यही जताई जा रही है कि हो ना हो यूक्रेन का कोई ड्रोन इसके पीछे हो सकता है। ड्रोन अटैक के बाद आग की आशंका है। और एक और बड़ी खबर, रूसी ड्रोन का हमला नाकाम हुआ है। यूक्रेन के सैनिक ने मशीन गन से अटैक किया। जर्मनी से मिली MG3 मशीन गन का इस्तेमाल किया गया है। ये देखिए आप। तो ये 3 बड़ी खबर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ 122 mm ग्रैड रॉकेट से हमला किया गया रूसी काफिले पर, वो आपको हम दिखा रहे हैं। रूस के सब स्टेशन में भीषण आग लगी आपको नजर आ रही है यूक्रेनी हमले के बाद। और जर्मनी से मिली MG3 मशीन गन का जो यूक्रेनी फोर्सेस हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं। और उसी ड्रोन हमले को कैसे नाकाम किया गया, ये देखिए आप। इस गन से ही उसको मार गिराया गया। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। और वहीं पुतिन के ऑपरेशन विंटर का पर्दाफाश हुआ है। सर्दियों में यूक्रेन पर और बड़े हमलों की आशंका है। रूस की यूक्रेन यूरोप को चेतावनी, सर्दियों में तुम्हें फ्रीज कर देंगे, ये कह दिया है रक्षा मंत्रालय ने। बिजली संयंत्र, हीटिंग स्टेशन पर हमले मुमकिन हैं। तो रूस सीधे सीधे अब यूक्रेन और यूरोप को चेतावनी देता हुआ नजर आ रहा है कि ठंड में बचकर रहना, सर्दियों में तुम्हें फ्रीज करने की तैयारी। तो पुतिन का ऑपरेशन विंटर, कीव को 2 धमकी। जी हां, सबसे बड़ी जो धमकी है वो क्या है? जस्ट लाइक स्नो ऑन योर हेड, ये पहली बात कही गई। और दूसरी धमकी क्या है? इन विंटर यू विल गेट अ फ्रीज, यानी पूरी तरह से जमा के रख देंगे यूक्रेन को। ये रूसी रक्षा मंत्रालय की तरफ से ये साफ धमकी है। अब मायने आप समझिए, सर्दियों पर बहुत बड़े हमले की आशंका है। रूस क्या रणनीति बना रहा है, ये 2 धमकियों से समझा जा सकता है। टारगेट क्या रहने वाला है ऐसे में? जनरेशन फैसिलिटी, पावर प्लांट, सरकारी इमारत, रिहायशी इलाके, ये टारगेट में रह सकते हैं। अब खास बातें क्या है? सर्दियों में यूक्रेन को बेबस बनाने की रणनीति है।
ऊर्जा ठिकाने तबाह करके अंधकार में डालने की योजना है। ऊर्जा संसाधनों के अभाव में घुटनों पर लाने का प्लान है। अब आप देखिए ऑपरेशन विंटर, यूक्रेन यूरोप का क्या सरेंडर होने वाला है। पुतिन का प्लान क्या है? मिशन अगर सफल हुआ तो क्या होगा? सर्दियों में बड़े हमले होंगे यूक्रेन यूरोप पर, इसका बड़ा संकट होगा। वजह आप समझिए ऐसा क्यों होगा। यूक्रेन पहले से ही ऊर्जा संकट से जूझ रहा है। यूरोप में भी पर्याप्त ऊर्जा सप्लाई नहीं हो पा रही है। होर्मुज बाब अलमंदेब की स्थिति क्या है वो आप देख ही रहे हैं कि ऊर्जा की सप्लाई अभी फिलहाल स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से ठप है। हूती की वजह से जो रास्ता है बाब अलमंदेब का वो भी अब बाधित हो रहा है। बड़ी बात क्या है, यूक्रेन युद्ध के बाद रूस से भी ऊर्जा सप्लाई बंद। सर्दियों में इसका असर होगा, यह अपने आप में सवाल है, क्योंकि बिजली और हीटिंग सिस्टम ठप हो जाएंगे। लंबा ब्लैकआउट होगा, हीटिंग में कटौती होगी, लोग ठंड से प्रभावित होंगे, शरणार्थी बनेंगे, फैक्ट्रियां बंद होगी, हथियार उत्पादन भी प्रभावित होगा। मेजर जनरल वी.के. दत्ता सर, क्या आपको लगता है ये जो ऊर्जा है जिसकी फिलहाल तो रूस के पास कोई कमी नहीं है, लेकिन क्या यह एक बड़ा हथियार है जिसका आने वाले विंटर में इस्तेमाल कर सकता है रूस? और अगर ऐसा हुआ तो फिर आप इसका क्या असर देख रहे हैं? बिल्कुल करुणा, देखिए जो ये पूरा जंग हम देखते चले आ रहे हैं 2022 से लेकर आज तक 5 साल होने वाले हो गए इनके पूरे। इसके अंदर हमेशा दोनों ने, रशिया ने और यूक्रेन ने, एक दूसरे के पावर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हमले करे हैं। और ख़ासकर रूस ने विंटर के समय ज़्यादा बढ़ चढ़ के हमले करे हैं। आप देखें पिछले भी जितने 2 दिन विंटर हुए हैं उसमें पूरा यूक्रेन का जो पावर इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको ध्वस्त किया गया। इनकी पावर लाइन्स, इनके जनरेशन स्टेशन, सब जगह। और आपको याद हो कि बहुत बड़ी तादाद में यूरोप से इनको जनरेटर सेट भेजे गए थे यूक्रेन के, ताकि लोग पावर जनरेट करके अपना काम चला पाएँ। उसी प्रकार अभी यूक्रेन ने भी काउंटर अटैक करते हुए रशिया के अंदर जितने इनके जो रिफाइनरीज थी उनको टारगेट किया गया। हालांकि कच्चे तेल की कोई कमी नहीं है, लेकिन रिफाइंड ऑयल की कमी आज रशिया के अंदर भी हो गई है। रशिया को दोबारा भारत से मांगना पड़ रहा है कि आप हमको रिफाइंड ऑयल दीजिए। तो कहने का मतलब यह है कि दोनों तरफ से जो इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया जा रहा है। वाइल्ड बेरी जो सबसे बड़ी एक इनकी ऑनलाइन सप्लाई चेन है उसके ऊपर टारगेट कर रहा है यूक्रेन। वो कहते हैं इसके माध्यम से पूरी रशियन आर्मी को इक्विपमेंट सप्लाई हो रहा है। उसी प्रकार रूस पॉलिटिकल प्रेशर डाल रहा है। आज के दिन में जो आवाज़ें उठ रही हैं यूक्रेन के अंदर, ज़ेलेंस्की को इलेक्शन कराने के लिए, डेमोक्रेसी वापस लाने के लिए, और ख़ास करके जो इन्होंने जो अपना डिफेंस मिनिस्टर हटाया उसकी तरफ से पब्लिक उसके सपोर्ट में आज के दिन। तो रशिया जो है ये पॉलिटिकल प्रेशर जनरेट कर रहा है, कीव को टारगेट कर रहा है, बदला ले रहा है जो मॉस्को के ऊपर इन्होंने 600 ड्रोन से हमला किया था। और साथ साथ में विंटर की प्लानिंग जो हर एक साल करता है रशिया, वो दोबारा वो पूरी प्लान लेके चल रहे हैं कि किस प्रकार यूक्रेन को फ्रीज किया जाए, मेंटली इनकी विल पावर को तोड़ा जाए ताकि ये सरेंडर मोड में आएँ। और साथ साथ में इन्होंने ब्रिटेन को भी वार्न किया है कि उसके जो ड्रोन दे रहा है ये यूक्रेन को, जिसके माध्यम से लॉन्ग रेंज टारगेट इंगेज कर रहा है यूक्रेन, इन्होंने ग्रेट ब्रिटेन को भी और यूके को वार्निंग दी है। बिल्कुल सही बात है सर। और ये बीते कुछ दिनों की अगर हम डेवलपमेंट्स पर नजर डालें तो साफ नजर आता है कि ब्रिटेन की इन्वॉल्वमेंट और ज्यादा इस जंग में बढ़ती नजर आ रही है यूक्रेन के पक्ष में। आने वाले वक्त में यूक्रेन को और कैसे ज्यादा से ज्यादा मदद की जा सके इसकी तैयारी ब्रिटेन की भी नजर आती है। और ब्लैक सी में रूस का ड्रोन अटैक हुआ है, यूक्रेन के कार्गो शिप पर हमले हुए हैं, लॉजिस्टिक्स पर हमले किए गए हैं, गेरान ड्रोन से 2 शिप्स पर भी हमले की खबर सामने आ रही है, यानी चौतरफा अटैक हो रहे हैं। और एक और बड़ी खबर आपको बताएं, रूस के खिलाफ नाटो की युद्ध तैयारियां और तेज हो गई हैं। बाल्टिक में नाटो की सैन्य हलचल तेज हो गई है। कैलिनिनग्राद के पास नाटो की वॉर ड्रिल, अवाक 100 टैंकर विमानों की उड़ान, ये देखिए आप। तो नाटो वर्सेस रशिया, बाल्टिक से महायुद्ध। जी हां, क्या हो रहा है आपको इसकी पूरी डिटेल अब हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। पहले दिन रूस ने बाल्टिक में युद्धपोत तैनात किया, दूसरे दिन बाल्टिक में नाटो का युद्धाभ्यास शुरू हो गया। नाटो भी एक्शन में, कैलिनिनग्राद के पास विमान उड़ रहे हैं, अमेरिका और नॉर्वे के फाइटर जेट्स उड़े हैं, पोलैंड ने ग्राउंड फोर्स की तैनाती कर दी है।
विमानों की उड़ान की अगर हम डिटेल आपके सामने रखने की कोशिश करें तो यह पता चलता है कि 3 अवॉक्स यानी उड़ता हुआ कमांड सेंटर, रडार स्टेशन आप इसे कह सकते हैं, एरियल रिफ्यूलिंग विमान जो है वो नजर आ रहा है, अमेरिका का इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर विमान भी मौजूद है। बड़ी बात यह है कि यूक्रेन को ब्रिटेन से ड्रोन से मिलने के बाद टकराव और ज्यादा बढ़ता नजर आ रहा है। तो कुल मिलाकर कैप्टन श्याम, किस तरह से इसे आप देखते हैं? बाल्टिक से महायुद्ध के आसार क्या आपको भी नजर आ रहे हैं? ये हैवी डिप्लॉयमेंट दोनों तरफ से जो वहां पर की जा रही है, इसके मायने क्या है, मतलब क्या है? धन्यवाद समीर, जय हिंद, शनो वरुणा। बाल्टिक पोर्ट, जो बाल्टिक के पोर्ट्स हैं फिलहाल तो यूजेबल हैं, और वार्म वाटर पोर्ट ना कहें इनको क्योंकि ये भी विंटर में फ्रीज हो जाएंगे। कलिनिंग्राद एक्सक्लेव है रशिया का, और कलिनिंग्राद एक बड़ा सेंटर है उनके नेवल पावर का, और वहाँ पे मसल फ्लेक्सिंग लगातार होती रहती है। अभी 1-2 महीने के बाद सारी एरिया फ्रीज हो जाएगी। तो इस समय अभ्यास एक नेचुरल प्रोग्रेशन है उस एरिया में जो हमेशा से होता रहा है। अवाक्स देख रहे हो आप, नाटो की आप देख रहे हो उनके सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट, मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट, सबमरीन्स भी होगी वहाँ पे, और वहाँ पे यही नॉर्थ स्ट्रीम को कट किया गया था। वो एरिया सेंसिटिव है, इसलिए वहाँ पे नज़र हमेशा रहती है। देखिए, रशिया कोशिश पूरी तरह से कर रहा है कि अपनी पोस्चरिंग जमा के रखे। नाटो की आहट के साथ ही वो लड़ रहा है फिलहाल, चाहे ब्रिटेन हो, चाहे फ्रांस हो, अमेरिका हो, कोई भी डायरेक्ट युद्ध में आपको पता है नहीं आएगा। तो ये कह सकते हैं कि एक तरह से 5वें साल का ये युद्ध है क्रूर, लेकिन निर्णय अभी भी है बहुत दूर। कुछ पता नहीं चलता कि आखिर होगा क्या। लेकिन हाँ, जमीन की लड़ाई उतनी नहीं है जितनी आसमान की है, ड्रोन की है, ऊर्जा व्यवस्था को प्रभावित करने की है, अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने की है। तो इस तरह से आप जो कह रहे हो आकलन, ड्रोन्स का अटैक, मिसाइल्स का अटैक, चैलेंजेस यूक्रेन के पास बहुत ज्यादा हैं। पॉलिटिकल चैलेंजेस, इलेक्शन का चैलेंजेस, करप्शन का चैलेंजेस, बसिफिकेशन का, जो फोर्स्ड कंस्क्रिप्शन किया जा रहा है वहां पे, मनोबल टूट रहा है लोगों का। अभी होना यही है समीर कि जिसकी सहन शक्ति ज्यादा है, जिसकी पकड़ ज्यादा है, जिसकी मजबूती ज्यादा है, वही निर्णायक युद्ध लड़ सकता है। और ये आज के युद्ध का परिणाम है। या तो फोर्स करो, शॉक करो, अटैक करो, फेड अवे, वेनेजुएला से उठा लो, मिडिल ईस्ट में लड़ते रहो, रशिया लड़ता रहे। जमीन नहीं, जमीर, आहट को रोकना है। तो ये लड़ाई अजीब सी लड़ाई है, इसको हमें आकलन करना, इसको हलक में उतारना। नहीं, तो आप कह रहे हैं कि मुकाबला में इस बात पर आ गया है कि कौन कितने दिन तक ज्यादा टिका रह सकता है। तो उसमें रूस का पल्ला भारी नजर आता है या फिर नाटो प्लस यूक्रेन का? जल्दी से एक छोटा सा। बिल्कुल रशिया का पल्ला भारी रहेगा, भले ही वो ऑयल मंगा रहा हो इंडिया से, भले वो कोई शक्ति ले रहा हो कहीं से, लेकिन उसकी शक्ति, उसका जो मिलिट्री पावर और स्ट्रेंथ और लोगों का मनोबल, ये हमेशा से यूक्रेन से ज्यादा रहा है। लेकिन वो कैलिबर के साथ, एक कैलिब्रेटेड स्पॉन्ज के साथ लड़ रहा है। ये बात हमें समझनी होगी। ठीक है सर, एक और अहम खबर है यूक्रेन नॉर्थ कोरिया के बीच टकराव को लेकर, वो जल्दी से बता दें। नॉर्थ कोरिया का यूक्रेन को जवाब, जंग पर जेलेंस्की का दावा गलत है। नॉर्थ कोरिया ने रूस नहीं भेजे अपने सैनिक, ये कहा गया है। और यह बयान किसकी तरफ से आया है? किम जोंग उन की बहन है, किम यो जोंग, उन्होंने यह जवाब दिया है सीधे कि नॉर्थ कोरियाई सैनिक रूस के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, हमने अपने सैनिक नहीं भेजे हैं। सीधे सीधे इस दावे को खारिज कर दिया गया है। बीते दिनों 1 नहीं 2 नहीं, न जाने कितनी बार ये खबरें आई कि नॉर्थ कोरियाई सैनिक जो हैं वो रूस की तरफ से लड़ाई लड़ रहे हैं। कई बार उनकी तस्वीरें भी सामने आती हैं, लेकिन नॉर्थ कोरिया ने इन तमाम दावों को कर दिया है खारिज। तो यूक्रेन वर्सेस नॉर्थ कोरिया, नए युद्ध का क्या मोर्चा यहां पर नजर आ रहा है? जेलेंस्की का दावा क्या है? नॉर्थ कोरिया के 50,000 सैनिक रूस भेजने की अब तैयारी है। नॉर्थ कोरिया के सैनिक को आधुनिक जंग का अनुभव होगा। इससे एशियाई और अन्य देशों के लिए एक बड़ा खतरा बढ़ सकता है। नॉर्थ कोरिया की रूस से $22 अरब की कमाई हुई है। नॉर्थ कोरिया का जवाब क्या आया? राष्ट्रपति जेलेंस्की का बयान गलत और मनगढ़ंत है। अमेरिका और पश्चिमी देश युद्ध को लंबा खींचने के गुनहगार हैं। नॉर्थ कोरिया के खिलाफ अमेरिका की दुश्मन नीति नहीं बदलने वाली। और इस बीच यूक्रेनी खुफिया एजेंसी, उसकी तरफ से क्या कहा गया? नॉर्थ कोरिया ने रूस को 100 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल भेजी है। ये जो जानकारी है वो सामने आ रही है। वीके दत्ता सर, मैं आपके पास आता हूं। ये जो खबरें हैं वो आज की नहीं, बल्कि पहले से भी ये दावा किया जाता रहा है कि जो नॉर्थ कोरिया सैनिक है वो भी लगातार रूस की मदद करे, ना सिर्फ सैनिकों के जरिए बल्कि जो सैन्य साजो सामान है उसकी जरिए भी मदद की जा रही है रूस की। और अब
जो जेलेंस्की का बयान और जो दावा, और इस बार तो 50,000 संख्या बताई गई है, इसे आप कैसे देखते हैं? क्या असर पड़ता हुआ नजर आएगा? बिल्कुल, देखिए ऐसा है, कोई शक नहीं कि नॉर्थ कोरिया और रूस के अंदर बहुत घनिष्ठ मित्रता है और ये एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। आपको याद हो जो बैटल ऑफ कुर्स्क हुआ था, उस दौरान पूरा एक डिवीजन स्ट्रेंथ नॉर्थ कोरिया का कुर्स्क की डिफेंस के लिए इस्तेमाल किया गया था रूस के द्वारा। तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि नॉर्थ कोरिया के सैनिक रूस नहीं गए, बिल्कुल गए। आज के दिन भी तकरीबन 8,500 से आसपास के सैनिक वहाँ रूस के अंदर मौजूद हैं। नॉर्थ कोरिया इससे क्या हासिल कर रहा है, वो ये नए प्रकार का वॉरफेयर के अंदर अपना एक्सपर्टीज़ और अपना एक्सपीरियंस बढ़ाने के लिए अपने सैनिक वहाँ भेज रहा है, क्योंकि उसकी जंग किसके साथ है? साउथ कोरिया के साथ। और यही जो टैक्टिक्स हैं वो इस्तेमाल होंगे अगर उसकी जंग साउथ कोरिया के साथ होती है। यही जो नॉर्थ कोरिया के सैनिक रूस के अंदर और रूस और यूक्रेन की जंग के अंदर एक्सपीरियंस लेके आएंगे, उनका एक अपर हैंड रहेगा अगर साउथ कोरिया के साथ उनका कोई फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट होता है तो जहाँ तक और सपोर्ट है, मटेरियल सपोर्ट, बिल्कुल नॉर्थ कोरिया रूस को दे रहा है, चाहे वो मिसाइल्स हो, चाहे ठीक है, यानी जिस तरह से नॉर्थ कोरिया से इस बयान को खारिज किया गया, इसका कोई मतलब, इसके कोई मायने देखा जाए तो बनते नहीं है, लेकिन इनकार तो इनकार है, किया गया है नॉर्थ कोरिया से। यूक्रेन युद्ध पर पुतिन का एक बड़ा बयान आया है। रूस की अर्थव्यवस्था पर पुतिन ने कहा, युद्ध से रूस की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा, ये पुतिन खुद मान रहे हैं। यूक्रेन की रिफाइनरीज पर हमले से रूस को नुकसान हो रहा है, ये व्लादिमीर पुतिन की तरफ से कहा गया है। उन्होंने माना है कि रूस की इकोनॉमी को इस युद्ध के चलते नुकसान उठाना पड़ रहा है, नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। तो देखिए, जेलेंस्की का प्रतिशोध, रूस की अर्थव्यवस्था पर सीधे चोट। पुतिन क्या कह रहे हैं? यूक्रेन के ड्रोन हमले अर्थव्यवस्था पर असर डाल रहे हैं। युद्ध की वजह से आर्थिक रफ्तार काफी धीमी हुई है। ऑयल, रिफाइनरी, लॉजिस्टिक्स पर हमले से नुकसान हुआ है। रिफाइनरी हमले जो हैं उनसे बड़ी मुसीबत है। रिफाइनरियों की क्षमता के बारे में भी आपको बता दें, 24 रिफाइनरियों पर हमले हुए हैं। रूस की रिफाइनिंग का 81% हिस्सा यानी अंडर अटैक रहा। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इससे नुकसान कितना ज्यादा हुआ होगा। बिल्कुल, और आर्थिक तौर पर जो नुकसान हुआ है वो आप जानिए। पिछले 40 दिनों में $8 अरब का जो नुकसान है वो उठाना पड़ा है। इसके अलावा 25-26 की बात करें, $13.5 अरब का जो नुकसान है वो उठाना पड़ा है यूक्रेनी हमलों में। ऊर्जा ठिकानों पर जो अटैक किया गया रूस के अंदर। बड़ी बात क्या है? तेल गैस के राजस्व में गिरावट दर्ज की गई। राष्ट्रीय वेल्थ फंड और लिक्विड रिजर्व में भी भारी कमी आई है। जी हाँ, मनीष झा हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद है। मनीष, अब तो रूस खुद मान रहा है, व्लादिमीर पुतिन खुद कह रहे हैं कि इस जंग का बहुत विपरीत असर कहीं ना कहीं रूस की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है, नुकसान तो हो रहा है। सवाल तो यही है कि इस नुकसान को आखिर कब तक झेल सकता है रूस, कब तक इस जंग को कंटिन्यू रख सकता है? बिल्कुल, देखिए, युद्ध की कीमत तो चुकानी ही पड़ती है और प्रेसिडेंट पुतिन ने इस बात को एडमिट किया। हालांकि टीवी 9 पर हम लगातार अपने दर्शकों तक कह रहे थे कि रूस की अर्थव्यवस्था पर इसका भारी असर पड़ रहा है, बल्कि मॉस्को में मौजूद बहुत से जो बिजनेसमैन हैं उनसे जब मैंने खुद भी बात की, चाहे वो रशियन बिजनेसमैन हो या इंडियन बिजनेसमैन हो जो वहाँ रहते हैं, इन सब ने माना कि ऐसा नहीं है कि केवल रिफाइनरी के क्षेत्र में, बल्कि दूसरे और सेक्टर में भी काफ़ी नुकसान पहुँचा है। अभी केवल प्रेसिडेंट पुतिन ने रिफाइनरी को लेकर एडमिट किया है, लेकिन दूसरे और सेक्टर्स भी अभी भारी दबाव में हैं। अब ऐसी स्थिति में सवाल यह है कि क्या 5वें साल जो ये जंग चल रही है, क्या आर्थिक वजह से प्रेसिडेंट पुतिन इसको रोकने का फैसला करते हैं? तो जितना मैं समझ पा रहा हूँ, आर्थिक कारणों से वो युद्ध को रोकने से रहे। तो युद्ध जारी रहेगा, उसकी कीमत इस रूप में भी अदा की जाती रहेगी। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है कि युद्ध की इस कीमत की बावजूद जिस तरीके से रूसी लगातार लड़ाई को अडिग है, उसका रीजन ये है कि जो रशियन सिस्टम बना हुआ है, जो सोवियत जमाने से, चाहे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो या सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो, तो उनकी जो एक वॉर इकोनॉमी है वो एक डिफरेंट टाइप से काम करती है। शायद यही वजह है कि प्रेसिडेंट पुतिन को लगता है कि अगले 2-4 साल भी अगर युद्ध करना पड़े तो अर्थव्यवस्था को नुकसान होने के बावजूद वो लड़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया। अपने खास मेहमानों का भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। दत्ता सर, श्याम सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में हमें ज्वाइन करने के लिए। आगे भी हमारी नजर बनी रहेगी रूस यूक्रेन के वॉर फ्रंट पर।